Good morning as parent. Welcome to you all in my channel डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक्स है, हम अर्थक्वेक्स अर्थात भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। यह टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे विभिन्न प्रकार के सिविल सेवा सहित एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक जिस प्रकार से हम कवर करेंगे, बहुत ही आसानी से सारे फैक्ट एंड कंसेप्ट को आप समझ पाएंगे। बस ये गुजारिश रहेगा कि आप पूरी वीडियो को देखें और इसके तथ्य एवं कंसेप्ट को गहनता से समझें। आपको बहुत ही आनंद आएगा और बहुत आसानी से चीज़ों को आप सीख पाएंगे। तो चलिए समय को ज़ाया ना करते हुए हम अपने टॉपिक्स पर आते हैं। भूकंप क्या है? बेसिकली भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है, एक प्रकार का कंपन है या लहर है। धरातल के नीचे या ऊपर क्षणिक अवस्था के लिए, धरातल के ऊपर या नीचे क्षणिक अवस्था के लिए उत्पन्न होता है। इसका मुख्य कारण प्लेटों का टकराना है, अर्थात पृथ्वी के भूपटल पर प्राकृतिक या कृत्रिम किसी भी कारण से उत्पन्न कंपन को भूकंप कहते हैं। वस्तुतः भूकंप एक प्रकार का कंपन है। इसके दो कारण हो सकते हैं, प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं और कृत्रिम कारण भी हो सकते हैं। तो हम धीरे धीरे इसके विस्तार में देखेंगे इस कंपन के वस्तुतः कारण क्या है। और एटलीस्ट हमको जब हम भूकंप चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो ये जानना चाहिए कि भूकंप को हम किस में पढ़ते हैं। तो भूकंप को हम सिस्मोलॉजी में पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भूकंप का अध्ययन किस में किया जाता है। तो सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है, दैट इज स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स इन सिस्मोलॉजी। तो याद रखिएगा, सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं, जिस कंपन की हम बात किए कि कंपन ही बेसिकली भूकंप है, चाहे वो प्राकृतिक कंपन हो या तो कृत्रिम कंपन हो। तो उस कंपन के मुख्य कारण क्या है? जलवायु, ज्वालामुखी की क्रिया, वॉल्केनोज इरप्शन जब होता है उससे भी धरातल पर जो है कंपन आ जाते हैं, ट्रेमरिंग होता है। प्लेटों की गतिशीलता, अच्छा प्लेटों की गतिशीलता दो प्रकार से होती है। एक बार तो प्लेट इस अवस्था में आता है, दोनों आमने सामने से टकराता है, और एक बार ऐसा होता है प्लेट दूर जाता है। तो जब प्लेट आमने सामने से टकराएगा तो इट विल बी द मोर डेंजरस। ये क्या होगा? ज़्यादा ही डेंजरस होगा, ज़्यादा खतरनाक होगा। और जब दूर जाएगा तो उसे अवसरण कहते हैं, और वो अभिसरण से कम खतरनाक होता है। उसके बाद आप लोग कभी देखे होंगे भूपटल पर भ्रंश होता है। जो जल का हमारे धरती पर भार है वो भी भूकंप का एक कारण है। परमाणु विस्फोट जब हो जाता है, किसी देश द्वारा किया जाता है किसी विषम परिस्थिति में, ठीक है, जो कि मानव के लिए किसी भी सूरत में अच्छा नहीं है, बहुत ही घातक है, उससे भी भूकंप आने के चांसेस होते हैं, पृथ्वी हिलता है। भूपटल का संकुचित हो जाना ये भी एक कारण है, और मानव द्वारा अन्य क्रियाविधि जिससे कि धरातल पर कंपन उत्पन्न हो, ये भूकंप के कारण है। आई होप कि भूकंप के कारण को समझे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये आपका वस्तुतः यहाँ से आपको बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर को देखिए, बहुत ही इत्मीनान से इसको समझिए। ये जो आप देख रहे हैं यही हमारा भूपटल है। ये क्या है? भूपटल है। अच्छा, यहाँ से भूकंप का केंद्र है, इसको हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, आने उद्गम केंद्र कहते हैं। तो सबसे पहली बात कि भूकंप जहाँ से निकलता है उसको क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र या फोकस कहते हैं। भूकंप का पहला झटका जहाँ पे लगता है उसको अधिकेंद्र कहते हैं, पहला झटका। तो ये देख लीजिए, यहाँ से सीधे धरातल को यहाँ पे झटका मारा है, इसी को हम अधिकेंद्र कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो आप देख रहे हैं इसका झटका, बहुत झटका इस प्रकार से जा रहा है, इधर से रिटर्न हो रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से रिटर्न हो रहा है। तो इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें देख रहे हैं। ये जो भूकंप की ये क्या है? ये तरंगे हैं, ये सब तरंगे हैं, और परावर्तन के बाद रिटर्न भी हो रहा है, ठीक है। और इसमें तीन बात हम लोग सीख लिए कि भूकंप जहाँ से शुरू होता है उसको हम फोकस कहते हैं, पहला झटका अधिकेंद्र पर जाता है, और ये निम्न जो फिगर्स आप देख रहे हैं ये क्या? भूकंप तरंगे हैं।
तो इसमें से यहाँ से भूकंप केंद्र से और अधिकेंद्र से प्रश्न पूछे गए, आप याद रखिएगा। भूकंप का पहला झटका जिस बिंदु पर पड़े वो अधिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, आइए, ये अभी जिस बात की हम चर्चा किए उसी का यहाँ पे डिफिनेशन रखा हुआ है। भूकंप की घटना जहाँ से सर्वप्रथम प्रारंभ हो उसको भूकंप का फोकस कहते हैं। अधिकेंद्र एपिसेंटर, जिस स्थान पर भूकंप का झटका सबसे पहले पहुंचता है, अर्थात भूकंप की लहर का सर्वप्रथम जहां अनुभव होता है जमीन पर, उसको अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। अच्छा, उसमें समभूकंपीय रेखा क्या होता है? भूकंप केंद्र के चारों ओर समान भूकंपीय तीव्रता का अगर रहेगा, समान भूकंपीय तीव्रता का खींची जाने वाली रेखा वो आइसोसिस्मल लाइन कहलाता है। और भूकंप मापी क्या है? भूकंपीय तरंगों को मापने वाला अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप मापी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो ये कुछ टर्म थे, उसको हम लोग सीख लिए। नेक्स्ट देखिए, भूकंपीय लहर। देखिए, भूकंपीय लहर मुख्यतः 3 प्रकार के भूकंपीय लहर होता है, पी वेव, एस वेव और एल वेव। पी वेव मतलब प्राथमिक लहरें, एस वेव मतलब द्वितीय लहरें और एल वेव मतलब तृतीयक लहरें। ठीक है, अब इसके एक एक खास विशेषता को पढ़ेंगे जहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए हम लोग प्राथमिक वेव को पढ़ते हैं। इस प्राथमिक वेग में आप देख रहे हैं कि इसकी औसत गति 8 से लेकर के 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, मतलब उच्च वेग होता है इसका, गति तीव्र होता है। गति क्या है? स्पीड क्या है? हाई वेलोसिटी। हाई वेलोसिटी बहुत ही तेज वेग से ही चलता है। और ये जो पी वेव की खासियत है, जो हमारे तीनों अवस्था हैं, ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्था को ये क्रॉस कर सकता है प्राथमिक वेव। ठीक है, तीनों में गमन करता है। गति सभी लहरों में सर्वाधिक होता है, जो हमने आपको बताया। इसकी जो गति है, स्पीड है, 3 लहर है अपने पास, पी, एस, एल। उसमें पी सबसे ज़्यादा तेज चलती है, अतः धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है और सबसे कम नुकसान करती है। तेज चलेगा तो स्वाभाविक बात है वो सबसे पहले पहुंचेंगे। अब बात एक सबसे कम नुकसान किस लिए करता है? क्योंकि यदि मोमेंटम रहता है तो जहाँ पे पहुंचता है उसी पार्टिकुलर प्लेस को वो छेद कर देता है, बाकी का जो दूर दराज बहुत दूर वो प्रभावित नहीं करता है। जैसे इसका एग्जाम्पल, सटीक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे कि गोली जब हम बंदूक से छोड़ते हैं तो उस गोली का जो प्रभाव होगा एक शीशे के दरवाजे पर, एक शीशे का विंडो लगा हुआ है देखिएगा, तो उसमें अगर गोली लग गया तो उस छोटा सा ही टुकड़ा को लेकर के वो आगे चला जाता है, पूरा जो दरवाज़ा है वो चूर चूर नहीं होता है। वहीं आप पत्थर से मार के देखिए तो वही दरवाज़ा जो है वो चूर चूर हो जाता है। तो चूंकि इसमें कारण क्या है ना, वो जो बंदूक का गोली है वो बहुत तीव्रता से जाती है, तो उसमें मोमेंटम रहता है, और मोमेंटम जिसको संवेग कहते हैं वो पूरा फोर्सली के साथ उसी पोर्शन को सीधा हानि पहुंचा के निकल जाता है। लेकिन जिसमें मोमेंटम कम रहता है, वेग कम रहता है, ठीक है, तो उस क्या होता है कि वो ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इसी बात से समझ सकते हैं कि प्राथमिक जो तरंगे हैं वो क्या करता है? नुकसान अगर देखा जाए तो ये कम पहुंचाता है और सबसे पहले पहुंचती है। ये बात तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स का ही बात कर रहे थे अभी, तो इसमें और कुछ बातें था। जैसे ये एक ध्वनित तरंग के रूप में है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि इसकी प्रकृति किस तरंग की है, तो ये अनुदैर्ध्य तरंग की है, सीधी रेखा में गमन करती है, आवृत्ति इसकी सबसे तेज है, ठीक है, और तरंगदैर्ध्य सबसे कम है, वेवलेंथ, और ये विनाशकारी, एक सबसे कम विनाशकारी है, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा किए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेकेंडरी वेव का देखते हैं। ये सेकेंडरी वेव जो है अनुप्रस्थ तरंग है। देखिए, प्राइमरी वेव हम लोग देखे थे अनुदैर्ध्य तरंग है, यानी हवा तरंग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, और इसकी जो वेग अगर देखा जाए तो एल से तो ज़्यादा है। एल तरंग अभी पढ़ेंगे, उससे तो ये ज़्यादा है, लेकिन पी तरंग जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो प्राइमरी वेव है, उससे कम है। ये ऐसे भी सेकेंडरी है, तो इसका वेग भी बीच में ही है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा
कि ये तरल में लुप्त हो जाती है, तरल में ये चल ही नहीं पाती है। यानी यदि लिक्विड को क्रॉस करना पड़ जाए सेकेंडरी वेव को, तो सेकेंडरी वेव जो है लिक्विड में समाप्त हो जाता है, लिक्विड को क्रॉस नहीं कर पाता है। अर्थात अगर हम ये कह दें कि अगर ये समुद्र में चले तो समुद्र में जा ही नहीं पाएगा, लुप्त हो जाएगा, इसलिए मैं सागर में लुप्त हो जाता है लिखा हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकेंडरी वेव का कि कौन सा वेव जो है लिक्विड में गमन नहीं कर पाता है, तो इसका आंसर होगा सेकेंडरी वेव। ठीक है। और सेकेंडरी वेव के एक और इम्पॉर्टेंट क्या है कि किस प्रकार का ये तरंग है, तो ये अनुप्रस्थ तरंग है। वहीं हम लोग प्राइमरी वेव पढ़े थे तो वो अनुदैर्ध्य तरंग था। बस इतना सा याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, आप आ जाइए एल वेव्स। तो एल वेव्स जो है ये लॉन्ग वेव्स है, नाम से ही पता चल रहा है लंबा दूरी तय करेगा, लंबा दूरी तय करेगा, स्पीड इसका स्लो होगा। और आपको जैसे मैं बताया वहाँ का स्पीड बहुत तेज़ था, प्राइमरी वेव में कम खतरा उत्पन्न किया था, लेकिन जिसका स्पीड जितना स्लो होगा तो उतना ही हलचल मचाते हुए आएगा और वो लंबा दूरी को, लंबा एरिया को कवर करेगा, तो सबसे विनाशकारी होगा ये। तो ये है, देखिए ये क्या है, चूँकि भ्रमण में अधिक समय लगता है इसको लॉन्ग वेव कहते हैं। सर्वाधिक दूरी तय करता है, ये लॉन्ग वेव है, सर्वाधिक दूरी तय करता है और सबसे विनाशकारी होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट बात है। लॉन्ग वेव मतलब आप सीधा समझ लीजिए एक लंबा दूरी तय कर रहा है, लंबा दूरी कर रहा है, लंबा समय ले रहा है और सबसे ज़्यादा विनाशकारी है। ठीक है, इसको भी समझ गए आप लोग। आ जाइए नेक्स्ट में, भूकंप के अब हम प्रकार को देखते हैं। भूकंप के वेव्स को समझे, 3 प्रकार के वेव्स थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्ग वेव। अब भूकंप का प्रकार होता है, उस भूकंप के प्रकार को हम समझे। ठीक है, भूकंप के प्रकार को हम लोग समझें तो यहाँ पे भूकंप का ये 3 प्रकार है। एक तो आप देख रहे हैं कि सामान्य भूकंप है, ठीक है। दूसरा आप देख रहे हैं मध्यवर्ती भूकंप है। तीसरा आप देख रहे हैं पतालीय भूकंप है। ठीक है, यह जो सामान्य भूकंप है उसका फोकस तो आप समझे जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है। तो यदि 50 किलोमीटर गहराई पर अगर वो भूकंप 50 किलोमीटर की गहराई से भूकंप आ रहा है तो इसका मतलब आप समझिएगा ये सामान्य भूकंप है। और अगर भूकंप का जो फोकस है, हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, फोकस की। आपको हम इस प्रकार से फिगर में दिखाए थे, ये अगर स्थल है और जहाँ से भूकंप शुरू हो रहा है इसकी 50 किलोमीटर बात कर रहे हैं। अगर 50 किलोमीटर है सामान्य भूकंप है, अगर यही 250 किलोमीटर हो जाएगा तो ये मध्यवर्ती भूकंप हो जाएगा। अगर ये यही 250 से ज़्यादा हो जाएगा अप टू 700 किलोमीटर तो ये हो जाएगा पतालीय भूकंप। समझ गए। तो यही भूकंप के फोकस दूरी से, यानी फोकस जहाँ पे है उसका, उससे जो दूरी है उसी पर बांटा गया है भूकंप के प्रकार को। अगर मान लीजिए भूकंप का फोकस कम दूरी का है तो उसको सामान्य भूकंप कहते हैं, मध्यम दूरी का है तो उसको मध्यवर्ती भूकंप कहते हैं, और बहुत गहराई में अगर भूकंप का फोकस चला गया तो इसका मतलब वो बहुत खतरनाक होगा और उसको हम कहते हैं पतालीय भूकंप। तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सुनामी क्या होता है। सुनामी एक प्रकार का क्या, समुद्री तूफान को ही जापानी भाषा में सुनामी कहते हैं। भूकंपीय प्रभाव से सागरीय भागों में उत्पन्न होने वाला काफ़ी ऊंची तीव्र गति की लहर को सुनामी कहते हैं। जब भूकंपीय घटना होती है समुद्र में तब उस समय क्या होता है कि लहर बहुत तेज़ी से ऊपर उठ जाता है अचानक, और वो तट पर बहुत तेज़ी से तीव्र गति से, समुद्र का जो तट है उसमें बहुत तेज़ी से समुद्र के तट पर वो फैल जाता है। और ये इतना खतरनाक होता है कि समुद्र तट के किनारे बड़े बड़े शहरों और कोई भी पेड़ पौधे सबको भारी नुकसान और क्षति पहुंचाता है। भारत में 2004 की जो सुनामी था बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। आप लोग जानते होंगे अंडमान निकोबार पूरा का पूरा डूब गया था इस सुनामी में। तो बेसिकली सुनामी क्या है, भूकंपीय प्रभाव है, और भूकंपीय प्रभाव से उठने वाला ऊंचा लहर समुद्र तट को जब तेज़ी से और बहुत खतरनाक ढंग से प्रभावित करता है तो उसको हम सुनामी कहते हैं। ठीक है, तट पर पहुंच करके अपार जनधन की क्षति करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सुनामी समझ गए। और सुनामी क्या है, एक जापानीज भाषा है, तो इसको याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भूकंपीय पेटी, यानी कि जिस भूकंप को हमने पढ़ा ये वस्तुतः
विश्व के किन किन क्षेत्रों में भूकंप पाया जाता है, उसी को हम लोग पेटी के हिसाब से पढ़ लेते हैं। तो प्रशांत महासागरीय जो पेटी है, यानी प्रशांत महासागर का जो पेटी है, उसमें विश्व का लगभग कितना 66% भूकंप इसी पेटी में पाया जाता है। कितना परसेंट? 66% प्रशांत महासागरीय पेटी में पाया जाता है। इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है, भूकंप के किस पेटी को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? तो याद रखिएगा, प्रशांत महासागरीय पेटी को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी विश्व के 21% भूकंप को आप यहाँ पे देखेंगे, मध्य महाद्वीपीय पेटी में देखेंगे। ठीक है, जैसे कुछ एरिया है, पेरिनेज है, आल्पेस है, काकेकस, हिमालय, म्यांमार की पहाड़ियाँ और भारत भी मध्य महाद्वीपीय पेटी में आता है। समझ गए? तो यहाँ पे आप 21% आप देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, मध्य अटलांटिक पेटी। इस पेटी का विस्तार मध्य अटलांटिक तट के सहारे पाया जाता है। इसमें भूमध्य रेखा के समीप सर्वाधिक भूकंप आता है। कहाँ पे? भूमध्य रेखा के समीप। ठीक है, नील नदी से लगकर पूरे अफ्रीका का भाग, अदन की खाड़ी से अरब और हिंद महासागरीय क्षेत्र में आपको मध्य अटलांटिक पेटी में भूकंप देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो भारत में जो भूकंप के क्षेत्र अगर देखा जाए वस्तुतः, तो भारतीय प्लेट दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहा है। दक्षिण से हमारा प्लेट किधर जा रहा है? उत्तर की तरफ जा रहा है। अतः हिमालय क्षेत्र में भूकंप अधिकतर आपको देखने के लिए मिलेगा। तीव्रता के हिसाब से भारत को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। अच्छा, भूकंप की हम भविष्यवाणी कैसे करते हैं? भूकंप अगर आने वाला है तो उसको हम कैसे जानते हैं? यहाँ से भी कई बार सिविल सेवा में प्रश्न पूछे गए, तो इस वाला टॉपिक को ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखिए, रेडॉन गैस हमारा पर्यावरण में रेडॉन गैस नहीं होता है। आप अक्रिय गैस के बारे में नाम सुने होंगे। ठीक है, तो उस अक्रिय गैस में जो हमारा रेडॉन गैस है, रेडॉन गैस अपने वायुमंडल में नहीं पाया जाता, वो ज़मीन के नीचे रहता है। और मान लीजिए कि वायुमंडल में रेडॉन गैस अगर आ गया, तो इसका मतलब है कहीं न कहीं ज़मीन से निकल के आया है। तो रेडॉन गैस अगर वायुमंडल में आया तो ये साफ साफ बताता है कि ये भूकंप का आसार है, क्योंकि रेडॉन गैस अवेलेबल तो वायुमंडल में है नहीं। तो अगर कहीं से आया है तो कहाँ से आया होगा? धरती से आया होगा, नीचे से आया होगा, ज़मीन से आया होगा। तो अगर वो वातावरण में है तो इसका मतलब है भूकंप आने वाला है। ठीक है, तो रेडॉन गैस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको याद रखिएगा, रेडॉन गैस को। रेडॉन गैस का वातावरण में आना भूकंप की भविष्यवाणी को निश्चित कर देता है। यह गैस साधारणतः वातावरण में नहीं रहता है। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अभाव हो जाता है। कुत्ता बिल्ली संकेत देता है जो अवसर्व तरंगियों को सुन सकता है। बेसिकली हम मानव हैं, अवसर्व तरंगियों को नहीं सुन पाते हैं, लेकिन कुत्ता बिल्ली जो है अवसर्व तरंगों को सुनता है। और जब भूकंप होने की स्थिति होता है तो वो इधर उधर भागने लगता है, छटपटाने लगता है। तो अनुभवी लोग महसूस करते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाला है, घटना होने वाला है, तो उससे भी हमको कुछ संकेत मिलता है। अच्छा, ठीक है, हम लोग भूकंप के बारे में जान गए, भविष्यवाणी को समझ गए। अब भूकंपीय तीव्रता आने की, कौन सा भूकंप कितना खतरनाक है, उसकी तीव्रता को हम कैसे नापेंगे? तो भूकंपीय तीव्रता मापने का हमारे पास पैमाना है। वो पैमाना क्या क्या है देखिए, ये है मार्केली पैमाना, रिचर स्केल्स, राशि और फेरेल। ठीक है, ये सारे पैमाने हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही यूज आते हैं, उसको देख लीजिए। तो सबसे महत्वपूर्ण जो हम लोग यूज करते हैं वो है रिचर स्केल। रिचर स्केल में जो ऊर्जा का इस्तेमाल होता है वो प्रत्यास्थ ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और भूकंप की ऊर्जा या तीव्रता मापने यंत्र हेतु ये जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे 1935 ईस्वी में लेकर आया था चार्ल्स रिक्टर, उसी के नाम से ये रिचर नाम दिया गया है। ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि रिचर स्केल में पठ्यांक कहाँ से कहाँ तक होता है। इसकी पठ्यांक 1 से 9 तक होता है। और याद रखिएगा, जैसे पठ्यांक ऐसा है, जैसे मान लीजिए ऐसा हम आपको बना दें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये मान लीजिए पठ्यांक है। अगर रिएक्टर स्केल पर अगर 2 इंगित कर रहा है, अगर 2 दिख रहा है, तो 2 का क्या मतलब हुआ? यानी 1 में जो भूकंप की जो तीव्रता है उससे ये 10 गुना ज़्यादा होता है।
आने की हर पठ्यांक अपने पिछले वाले पठ्यांक से 10 गुना ज़्यादा तीव्रता को इंगित करता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि रिचर स्केल में जो अगला पठ्यांक है पिछले वाले पठ्यांक से क्या संबंध रखता है, तो 10 गुना ज़्यादा तीव्र हो जाता है। आप सोचिए, अगर 4 पर एक पठ्यांक है और अगला पठ्यांक अगर 5 आ गया, तो इसका मतलब कि 4 में जो तीव्रता थी, 4 में जो भूकंप की तीव्रता थी, 5 में जो भूकंप की तीव्रता होगी 4 से 10 गुना ज़्यादा होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगली इकाई पिछली की तुलना में 10 गुना अधिक होगा, वही हम बता दिए तीव्रता के संबंध में। और देखिए 6.5 पठ्यांक शक्तिशाली होता है, हिला के रख देता है, झकझोर करके रख देता है। लेकिन आप देखेंगे जनरली अगर 7 अप टू 7 है, पठ्यांक अप टू 7 है रिक्टर स्केल पर, अगर 7 तक है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि डिवास्टेशन आ जाएगा, बहुत ज़्यादा खतरा उत्पन्न कर देगा, बहुत ज़्यादा। हाँ, लेकिन खतरा करेगा, लेकिन कम खतरा करेगा। 7 से अगर अधिक हो गया पाठ्यांक तो जानिएगा ये जानलेवा है और बड़े पैमाने पर जनधन की हानि करेगा। ठीक है, तो ये बात है 7 से ऊपर का। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं मार्केली स्केल। मार्केली स्केल और रिक्टर स्केल में यही अंतर है। मार्केली स्केल में 1 से 12 पठ्यांक होता है, वहाँ 1 से 9 था रिक्टर स्केल में। अच्छा, इसका जो आधार है अनुभव आधार है, प्रेक्षण आधार है। और अगर कहें कि बहुत खतरनाक स्थिति हो जाएगा ना भूकंप का मार्केली स्केल पर, तो दिखा देगा कि जो रिवर का जो डायरेक्शन है, रिवर जिस दिशा में बह रही थी रिवर, वो उल्टा बहने लगेगा। ठीक है, अपोजिट हो जाएगा, रिवर की धारा में परिवर्तन हो जाएगा और धरातलीय लहरें जो है दिखने लगेगा। तो ये मार्केली स्केल में बस एक ही बात याद रखना है, इसकी पठ्यांक 1 से 12 है। ठीक है, और रिचर स्केल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ले लेते हैं आप लोग के लिए, ताकि आपको समझने में ईजी होगा। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है सुनामी का मुख्य कारण क्या है। तो अभी हम लोग जस्ट बताए थे सुनामी का मुख्य कारण क्या है कि भूकंप से क्या होता है, सागरीय लहरें बहुत तेज उठ जाता है और वो तट को हानि पहुंचाता है, उसी को सुनामी कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका बी। क्या आंसर हुआ? बी हो गया इसका आंसर, भूकंप हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप किस पेटी में है? तो हमें जस्ट अभी देखे थे कि प्रशांत महासागरीय पेटी में सबसे ज़्यादा भूकंप पाया जाता है, लगभग 2/3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। क्या हो जाएगा आंसर? प्रशांत महासागर पेटी। नेक्स्ट देखते हैं, तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय लहरें। तो अभी हम लोग सीखे थे, हमारे पास 3 भूकंपीय लहरें हैं, P, S, L। और P तो सबसे तेज चलती है, S बीच का गति होता है और L सबसे धीरे चलती है, लेकिन सबसे विनाशकारी है। जो S तरंगे थी, जिसको अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, वो जो है लिक्विड में नहीं चल पाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? इसका आंसर कौन हो जाएगा? S तरंगे, S वेव। कौन सा वेव? S वेव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके लिए होता है? तो हम तो अभी देखे ही, भूकंप के प्रयोग, भूकंप मापने के लिए होता है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? अभी जस्ट हम लोग सीखे थे, यह जापानी शब्द है, जैपनीज शब्द है। तो सुनामी क्या हो गया? जैपनीज शब्द हो गया। कौन सा शब्द हुआ सुनामी? जैपनीज शब्द हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग भूकंप के बारे में बहुत बेहतर ढंग से पढ़ा और इतनी पेशेंस के साथ आपने वीडियो को देखा। थैंक यू वेरी मच।